Class 12th, Chemistry, Chapter 14. Hello, my dear students. I hope you all are well and taking care of you by staying at home. After very long time, now we are connected here. So let's start our new chapter, Chapter 14, Biomolecules. जैसे कि आप सबको पता है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में 3 चीज़ें आनी चाहिए. नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर एंड व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स इसका मतलब क्या है? बायो मीन्स होता है लाइफ एंड मोलिक्यूल्स होता है केमिकल सब्सटेंस. ठीक है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी होते हैं, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं. ठीक है, इस ये जो सामने स्लाइड चल रही है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके डीएनए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोमोलिक्यूल्स हैं. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड हैं और हम इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 14. ठीक है, जो है हमारी जो बॉडी है वो इन बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है. बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन हम इसकी बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं. सारे बायोलॉजिकल फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए जिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है वही क्या है? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये कार्बन एंड हाइड्रोजन तो मस्ट है. ठीक है, इसके अलावा इसमें अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और उसके बाद सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, अब हमारे जो लाइफ है वो उसके लिए बायोमोलिक्यूल ज़रूरी है. अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, क्या है बायोमोलिक्यूल? सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा. कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, बैलेंस डाइट में क्या क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए. तो ये सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स ही हैं जो कि किससे बने होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन और इसके अलावा अदर एलिमेंट से भी मिलकर बने होते हैं, लेकिन मेनली जो ये कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं. तो बायोमोलिक्यूल्स क्यों रिक्वायर्ड है? हमारी बॉडी के जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उनको कंडक्ट करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन ये बायोमोलिक्यूल्स आपको सेल बॉडी के अंदर मिलेंगे कहाँ पर? ये आपको मिलेंगे सेल के अंदर. ठीक है, अब हम सेल के बारे में इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो भी चीज़ है, हम जो भी चीज़ खा रहे हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है. इनका सिंथेसिस या तो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है या प्लांट्स के अंदर होता है जिनको कि हम इनटेक करते हैं. ठीक है, या तो हमें ये सारे सब्सटेंस जो हैं वो बाहर से लेने पड़ते हैं और कुछ का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है ताकि सेल के अंदर जो फंक्शन है, सेलुलर फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर कंडक्ट हो सके. तो यहाँ पर हमें सेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सेल की. तो सेल की जो डिस्कवरी हुई वो किसने की? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक जो थे वो उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की. उसके बाद आया एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की. ठीक है, उसके बाद आता है कि जो भी सब्सटेंस हैं जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. और ये बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको उसका जो रिएक्शन जहाँ पर होती है वो उस प्लेस का नाम क्या है? उसका नाम है सेल. या तो वो सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है और यही इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे सारे बॉडी फंक्शन रन होते हैं. अब आता है हमारे पास सेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल सब्सटेंस होता है. जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत होती है. मतलब सेल क्या है?
हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है, पूरी बॉडी को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत है, तो ये स्ट्रक्चर बनाती है हमारा। तो सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल। फंक्शनल क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सेल ही कंडक्ट करती है उसको। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इस सेल के बिना लाइफ है ही नहीं, इसलिए ये बेसिक यूनिट बोला इसको। तो सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसको कि हम माइक्रोस्कोप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। अब आता है सेल जो है उसको उसके मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेल को। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियस, या नंबर 3 साइटोप्लाज्म। अब थोड़ा सा हम इसके डायग्राम पर जाते हैं। तो दिस इज द सेल डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो जो हमारे पास सेल है, सेल के अंदर ये तो है न्यूक्लियस, जो मैंने ये इस तरीके से ये बनाया है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ये जो डॉट डॉट अगर मैं बना रही हूँ, पिंक कलर के जो डॉट डॉट अभी अभी मैं बना रही हूँ, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये रैंडमली अरेंज होते हैं, ये रैंडमली पड़े रहते हैं ये सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म के जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसके अंदर ये पड़े रहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म है। उसके बाद आता है ये सेल मेम्ब्रेन। ये जो मैंने आउटर कवरिंग जो है वो सेल की, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर अब हम बात करें कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये न्यूक्लियस, इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो न्यूक्लियस मैंने बनाया, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जिसको कि हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सेल के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेल के अंदर होने वाले सभी फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सेल के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग हमेशा बाउंड्री जो है वो हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। कौन सेल के अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल सेल से बाहर जाएगा, ये सब चीज़ें कौन रेगुलेट करती है? सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है, प्रोटेक्ट करती है ये सेल को। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर बहुत सारे सेल जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डेंस प्रेजेंट होते हैं, डेंसली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस जो है, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट कंट्रोल द ऑल सेलुलर फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेल के बारे में। अब आता है हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस। सेल मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, मतलब 2 लेयर होती है सेल के अंदर। आउटर कवरिंग जो है वो क्या है? 2 लेयर की होती है। और ये क्या है, कैसी है? ट्रांसपेरेंट होती है वाटर के लिए, और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली मतलब कुछ चीज़ों को ये सिलेक्ट करके सेल के अंदर जाने देती है और सेल के बाहर जाने देती है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल, वाटर के लिए पूरी तरीके से परमिएबल है, लेकिन कुछ सब्सटेंस के लिए ये सिलेक्टिवली है, बहुत सारे सब्सटेंस को नहीं आने जाने देती है, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। साइटोप्लाज्म, सभी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस जनरली साइटोप्लाज्म में ही कंडक्ट होती है। उसके बाद आता है हमारे पास सेल के अंदर ही सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आपके काम की नहीं है। आपके काम की सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर 4 हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्योंकि हम अभी इसकी जस्ट बात पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस कंटेन द सेल ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन इन द लिविंग बॉडी। न्यूक्लियस जो है वो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसलिए ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसको जो डिस्कवर किया वो किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ठीक है। सभी सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं? जो अपने बेबी को नरिश करते हैं, मतलब मदर जो हैं वो मिल्क सिक्रीट करती है अपने बेबीज़ के लिए, तो उनको बोलते हैं हम मैमल्स। तो मैमल्स के अंदर जो आरबीसी होती है,
रेड ब्लड सेल, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो 2 लेयर से सराउंडेड होता है। देखिए, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको डबल लेयर दिखाई देगी, एक तो ये वाली लेयर और इसके ऊपर एक और लेयर है, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको। न्यूक्लियस के चारों ओर 2 लेयर है, न्यूक्लियस के चारों ओर 2 लेयर हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस। ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो यहाँ पर बनी हुई है, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो, उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन का, हम बाहर से भी लेते हैं प्रोटीन, और खुद हमारी बॉडी में भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। जो कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम्स, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोटीन है जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, जो ये इस तरीके से ये डॉट 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 बन रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है? राइबोसोम है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है, ये वाले ये इस तरीके से जो बना हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास सेल का डायग्राम, ठीक है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आता है सेल एंड सेल साइकिल। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमारी जो भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, जैसे कि हम डेली रूटीन जो भी वर्क करते हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। केमिकल रिएक्शंस जो हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो कहाँ पर होती है? सेल के अंदर ही हो रही है। और जो ये जो एनर्जी बन रही है, तो ये एनर्जी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी अभी मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा फूड है डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। लास्ट में जो सिंपलर सब्सटेंस, डाइजेशन के बाद होता क्या है? हम जो खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और लास्ट में क्या बनेगा? सिंपलर सब्सटेंस। ये सिंपलर सब्सटेंस कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, और ब्लड इसको कैरी करेगा कहाँ तक? सेल तक, और सेल तक पहुँचा देगा, ठीक है। अब सेल तक पहुँचाने के बाद सेल क्या करेगी? इसका सेल तक पहुँचाने के बाद सेल के अंदर ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। हम जो सांस ले रहे हैं, सांस के अंदर कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो हमारा फूड मटेरियल है, सबसे सिंपल चीज़ में चेंज हो चुका है। जो वो फूड मटेरियल है प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगी, और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा? क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो लास्ट में किस में चेंज हो रहा है? ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। ये ग्लूकोज कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी जा रही है, ग्लूकोज भी जा रहा है, वहाँ पर जो ग्लूकोज है उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी हमारे पूरे बायोलॉजिकल वर्क को करने में काम में ली जाती है, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास जो मेटाबॉलिक, जो भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो कौन सी रिएक्शंस हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, जनरली इनको मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सब मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मेटाबॉलिज्म को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। मेटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब, एनाबॉलिज्म अगर हम बात करें, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। स्मॉल सब्सटेंस मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, स्मॉल सब्सटेंस मिलकर लार्ज सब्सटेंस बना रहे हैं, ये है एनाबॉलिज्म। यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ रही है, जुड़कर नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक होना, टूटना, बड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ये है कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलर वंस टुगेदर विद द स्टोरेज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस बाय द एनाबॉलिज्म। सिंपलर सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे हैं?
बड़े सब्सटेंस बना रहे हैं और इसमें क्या आ रही है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। यहाँ पर दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी, और इसमें क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है हमारी बॉडी में, प्रोटीन बन रहा है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एंड ऑल्सो द एंडरगोनिक प्रोसेस, ठीक है, इसको हम एंडरगोनिक प्रोसेस भी बोलते हैं, किसको, एनाबॉलिज्म को। अब आता है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिससे मैंने अभी बताया, बड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। और जबकि एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, CO2। हम कौन सी गैस निकाल रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेके किससे जुड़ जाती है, सेल के अंदर ग्लूकोज से जुड़ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, और कौन सी गैस रिलीज होती है उससे, CO2 गैस रिलीज होती है। और किसका फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन from the amino acid is a anabolism process, whereas conversion of the carbohydrate into the carbohydrate कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज हो रहा है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल्स था, जबकि CO2 वाटर, ये दोनों क्या हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये दिस इज द कैटाबॉलिज्म, दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, अभी सेल के बारे में पढ़ा, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में इसकी फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है।